नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल भोसले और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल में। दोस्तों आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आईवी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, किन कंडीशन में हम इनका यूज करते हैं, कौन कौन से मरीजों में हम इसका यूज करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और ये खास करके ये जो टॉपिक है ये हमारे ओटी टेक्नीशियंस या फिर जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं या फिर हमारे जो अनेस्थीसिया टेक्नीशियंस है, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उन सब के लिए बेहद खास होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है आईवी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। आईवी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे ओटी टेक्नीशियंस होते हैं, इनके सिलेबस में भी है, ये एग्जाम में भी आता है। तो इसको हम विस्तृत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे कि आईवी फ्लूइड की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद में हम देखेंगे आईवी फ्लूइड का यूज जो होता है वो किन किन कंडीशन में हम यूज करते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन बनती है जबकि हॉस्पिटल में पेशेंट को जाते ही आईवी ड्रिप लगाई जाती है, आईवी फ्लूइड दिया जाता है, कौन कौन सी कंडीशन में लगाते हैं उसको हम देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड को कितने भागों में बांटा गया है। फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्रिस्टलॉइड्स और कोलाइड्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो हमारी एनएस आती है, हमारी जो नॉर्मल सेलाइन है, टीएनएस है, D5 है, इन सब का हम देखेंगे कंपोजिशन के साथ साथ में हम इसका यूजेस देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यूजेस के बाद हम देखेंगे कि किन किन मरीजों में कौन सी ड्रिप का यूज नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। आईवी फ्लूइड की डेफिनेशन हम कैसे देंगे कि आईवी फ्लूइड या फिर जो आईवी फ्लूइड का पूरा नाम होता है इंट्रावीनस फ्लूइड्स। आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस फ्लूइड यानी फ्लूइड्स। इंट्रावीनस फ्लूइड्स क्या होते हैं कि जो भी फ्लूइड्स होता है या मेडिसिन है या न्यूट्रिशन है या फिर ब्लड है जो डायरेक्टली थ्रू द वेन इन द ब्लड, तो हम क्या करते हैं कि आईवी इंट्रावीनस में जो भी हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं या फिर ब्लड हो गया या फिर न्यूट्रिशन होते हैं, उनको हम थ्रू द ब्लड इन द आईवी वेन के थ्रू हम ब्लड में देते हैं, उसको आईवी फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। इसके बाद में हम देखें तो यूज्ड फॉर आईवी फ्लूइड का जो यूज, आईवी फ्लूइड के क्या क्या यूज होते हैं, किन किन कंडीशन में हम आईवी फ्लूइड का यूज करते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो हमारी शरीर है, जो हमारा बॉडी है, वो हमारे बॉडी में 60 से 65% पानी की मात्रा होती है। 60 से 65% तक जो पानी की मात्रा होती है, लेकिन किसी कारणवश यदि हमारे शरीर में पानी की मात्रा की कमी आ जाती है तो इस कंडीशन में हम आईवी फ्लूइड्स का यूज करते हैं। अब वो जो कंडीशन है वो किस कारण से आते हैं इसको भी हम देखेंगे कि जैसे कोई सीवियर डायरिया हो गया है, किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, तो हम आईवी फ्लूइड की ड्रिप चलाएंगे, क्योंकि पेशेंट डिहाइड्रेशन हो गया है, पेशेंट के बॉडी में पानी की मात्रा की कमी हो गई है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए हैं, ग्लूकोज कम हो गया है, तो हम उसको आईवी बोतल देते हैं, आईवी ड्रिप चढ़ाते हैं, आईवी फ्लूइड्स हम उसको देते हैं। या फिर कोई एक्सीडेंटल कंडीशन है, जो सीवियर ब्लीडिंग हो गई है, हेड इंजुरी हो गई है, उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देते हैं। या कोई बर्न पेशेंट है, जल गया है कोई पेशेंट, बर्न हो गया है, उस कंडीशन में हम देते हैं। तो ऐसे कई कंडीशन बनते हैं। या फिर सर्जरी के पहले जब हम देखते हैं कि जब पेशेंट हमारा एनपीएम होता है, जब कुछ हम पेशेंट को 6 से 8 घंटे तक कुछ खाने पीने नहीं देते हैं, तो उसके बॉडी में हम जो वाटर बैलेंस बनाने के लिए आईवी फ्लूइड को स्टार्ट करते हैं। आईवी फ्लूइड पेशेंट को चलता है, जो कि सर्जरी के दौरान भी चलता है और सर्जरी के बाद भी चलता है, मतलब प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव और इंट्रा ऑपरेटिव भी हम आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को चढ़ाते हैं, ताकि उसकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, जो वाटर बैलेंस है, वो बराबर बना है। तो ऐसी जो कंडीशंस होते हैं, या फिर जो हमारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि लंबे समय तक मुंह से कुछ खाते नहीं है, कुछ पी नहीं सकते हैं, ऐसे फ्लूइड पेशेंट्स को भी हम जो वाटर बैलेंस बनाने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने के लिए भी हम उसको आईवी ड्रिप चढ़ाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है, इन कंडीशंस में हम आईवी फ्लूइड का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है आपको। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड को किन किन भागों में बांटा गया है, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आईवी फ्लूइड को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है क्रिस्टलॉइड और दूसरा होता है कोलाइड्स। क्रिस्टलाइट क्या होते हैं, कोलाइड्स क्या होता है, इसके बारे में हम देखें
तो ये जो क्रिस्टलाइट्स होते हैं, ये जो सॉल्यूशन होते हैं क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन, ये वाटर, साल्ट और ग्लूकोज को मिलाकर बनते हैं, है ना, जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। और ये जो आइसोटोनिक हो सकते हैं, हाइपोटोनिक हो सकते हैं, हाइपरटोनिक भी होते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल सेलाइंस है, आरएल है, रिंगर लैक्टेट, या फिर डीएनएस है, डेक्ट्रोज सेलाइन। इसके बाद में हमारा D5 होता है। तो ये जो होते हैं ये क्रिस्टलाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इसके बाद में हम देखें तो कोलाइट सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे, वो कोलाइट सॉल्यूशन जो होते हैं वो सिंथेटिक और नेचुरल, दो प्रकार के हमारे कोलाइट सॉल्यूशन होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। अब हम सिंथेटिक में देखें तो जो ह्यूमन एल्बुमिन्स जो आते हैं, या जो हमारे ह्यूमन एल्बुमिन्स हो गए, हिटा स्टार्च होते हैं। इसके बाद में हम नेचुरल में देखें तो हमारा ब्लड से होता है, या फिर हम एफएफटी जिसको कहते हैं, जो कि फ्रेश फ्रोजन ब्लड से होता है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया हमारे क्रिस्टलाइट और कोलाइट से जो है आईवी फ्लूइड्स का। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। जो हमारा पहला आईवी फ्लूइड्स है वो है नॉर्मल सेलाइन, जिसको कि हम एनएस भी कहते हैं, नॉर्मल सेलाइन को, जिसमें जो कंपोजिशन होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। ठीक है दोस्तों, तो जो NaCl होता है वो हम देखें कि इसका NS में क्या कंपोजिशन होता है। NS यानी नॉर्मल सेलाइन में क्या कंपोजिशन होता है, तो 0.9% NaCl होता है, मतलब 0.9% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, वो भी 100 each ml। 100 के अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, और बाकी हमारा स्टेराइल वाटर होता है। ये होता है हमारा नॉर्मल सेलाइन का कंपोजिशन। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। 0.9% NaCl each 100 ml। 100 ml का यदि हमारा जो वाइल्स एम्पुल्स है, वाइल्स कहेंगे उसको, 100 ml की जो हमारी वाइल्स आती है, जो हमारी बोतल आती है, उसके अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। और जो ये जो वाइल्स होती है ये 100 ml में भी हमें अवेलेबल होती है, 500 भी आता है, 1 लीटर में भी आती है, 3 लीटर में भी आती है, 5 लीटर में भी ये आती है। तो उस हिसाब से इसका जो रेशो बनता है कंपोजिशन का, वो हम इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 0.9% each 100 ml कंपोजिशन इसका होता है। अब हम इसका यूज देखें। इसका यूज हम किन किन कंडीशन में नॉर्मल सेलाइन का यूज करते हैं, तो पहले नंबर पे वही है डिहाइड्रेशन या फिर वोमिटिंग। यदि बहुत ज्यादा शरीर में पानी की मात्रा कमी हो जाती है, वो किस वजह से, कि जो डिहाइड्रेशन मतलब जो डायरिया भी होता है, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। तो जो डायरिया होता है या फिर वोमिटिंग होता है, इसमें हमारी बॉडी का बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हम नॉर्मल सेलाइन का हम देखें यूज, तो वुंड वॉशिंग में जो भी हमारे जो ट्रोमा होते हैं, या फिर हमारा एक्सीडेंटल ट्रोमा में जो हमारा वुंड होते हैं, उनको भी वॉश करने के लिए हम नॉर्मल सेलाइन का ही यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल सेलाइन में नमक होता है, NaCl होता है। तो ये जो नॉर्मल सेलाइन को हम वुंड वॉशिंग में भी लेते हैं। इसके बाद में हम मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, जो हमने बताया था कि शरीर के अंदर पानी की मात्रा का जो बैलेंस होता है, उसको बनाने के लिए भी हम नॉर्मल सेलाइन का यूज करते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे जो इंजेक्शन होते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं, उसको डाइल्यूट करने के लिए भी हम नॉर्मल सेलाइन का यूज करते हैं। तो ये होता है नॉर्मल सेलाइन का जो यूज हो गया। अब हम देखेंगे डोज ऑफ NS। डोज ऑफ NS में जो NS की जो मात्रा है वो हम पेशेंट को कितनी दे सकते हैं, तो हम एक एडल्ट पेशेंट की बात करेंगे कि जो एडल्ट पेशेंट है उसको हम 24 घंटे में 2000 से 3000 ml का हम जो डोज है उसको हम 24 घंटे के अंतराल में 2000 से 3000 ml हम एडल्ट पेशेंट को हम NS चढ़ा सकते हैं, आईवी फ्लूइड्स हम दे सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि यदि किसी पेशेंट को या यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उसको हम NS नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि इसके अंदर NaCl यानी नमक की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये बीपी को और इंक्रीज करेगा, बीपी और ये बढ़ा सकता है। ये ध्यान देनी बात यह है कि जो भी हमारे बीपी वाले पेशेंट होते हैं, जो हाइपरटेंशन पेशेंट होते हैं, उनको हमें कभी भी NS का यूज या आईवी फ्लूइड में NS नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम दूसरा देखते हैं हमारा DNS। DNS का क्या फुल फॉर्म होता है, डेक्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन। NS के आगे D लग गया, D का मतलब होता है डेक्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन। क्या होता है डेक्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन, इसका कंपोजिशन देखेंगे। इसका कंपोजिशन हम देखें तो डेक्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन में जो NaCl होता है, जो NS आया है, वो भी इसमें 0.9% NaCl होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड, और 5 ग्राम डेक्ट्रोज होता है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसका कंपोजिशन मिलाकर बनता है DNS, डेक्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन।
क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में हम इसका कंपोजिशन हम देख रहे हैं तो वही 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और 5 ग्राम डेक्ट्रोज की मात्रा होती है ईच 100 ml। 100 ml के जो वाइल है, 100 ml की जो बोतल है, उसमें 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम डेक्ट्रोज की मात्रा होती है। और ये जो अवेलेबल होती है वो हमें 100 ml में भी होती है, 500 भी होती है, 1 लीटर भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा डेक्ट्रोज का कंपाउंड। डीएनएस का जो हम देखेंगे यूज ऑफ द डीएनएस। डीएनएस का जो यूज है, हम डेक्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन का जो यूज है किन किन कंडीशन में करते हैं, तो एक तो डिहाइड्रेशन में, वही जो डिहाइड्रेशन में पानी की मात्रा कमी है तो हम उसको डीएनएस देते हैं। इसके बाद में यदि लो सोडियम का लेवल जो है वो लो हो गया है किसी पेशेंट में, तब भी हम इस कंडीशन में डीएनएस का यूज करते हैं। इसके बाद में किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन है ना, हाइपोटेंशन यानी किसी पेशेंट का ब्लड का वो बीपी कम है, तो उसमें भी हम हाइपोटेंशन में भी बीपी कम वाले पेशेंट को हम डीएनएस देते हैं। फिर ट्रीट द इंसुलेशन, इंसुलेशन के ट्रीटमेंट में भी हम डीएनएस का यूज करते हैं। और इसके बाद में जो एक्सीडेंटल कंडीशंस होते हैं, जो ट्रॉमा होती है, उस कंडीशन में भी हम डीएनएस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं डोज ऑफ डीएनएस। डीएनएस का डोज क्या क्या होता है, अभी हमने डीएनएस के यूजेस देखे थे। जो यूज मैं बता दूं फिर से आपको, डिहाइड्रेशन में हम यूज करते हैं यदि लो सोडियम लेवल का लो आ रहा है, हाइपोटेंशन है किसी पेशेंट को, है ना, एक्सीडेंटल कंडीशन में यदि कोई ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, ये ट्रीटमेंट ऑफ द इंसुलिन, तो ये जो इंडिकेशन वो केसन होते हैं, इनमें हम इस कंडीशन में हम डीएनएस का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द डीएनएस। डीएनएस का कंपोजिशन क्या होता है, तो जो क्वांटिटी ऑफ डेक्ट्रोज इन नॉर्मल सेलाइन इन द डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन। जो डोज होता है पेशेंट का डोज है वो कितनी मात्रा में डीएनएस का डोज होता है, या किसी भी जो हमारा फ्लूइड्स जो अभी हमने देखे हैं, जो नॉर्मल सेलाइन देखी है, डीएनएस देख रहे हैं, तो ये जो डोज होता है वो क्वांटिटी ऑफ द डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशंस इन डिजीज। जो भी फ्लूइड्स होता है वो पेशेंट की कंडीशन को देख के, पेशेंट की बीमारी को देख के, जो हमारे फिजिशियंस होते हैं, जो हमारे कंसल्टेंट होते हैं, वो डोज का निर्धारण करते हैं कि कितनी मात्रा में कितना डोज देना है। वैसे हम नॉर्मल देखें तो एक एडल्ट पेशेंट में 24 घंटे के अंदर जो डीएनएस का डोज है वो 2000 से 3000 ml हम 24 आवर्स में पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसकी जो सावधानी है हम देखें तो शुगर के मरीजों को डीएनएस नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर पाया जाता है, डेक्ट्रोज यानी ग्लूकोज होता है, इसमें शुगर पाया जाता है। इसलिए जो भी हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं, इसमें हमें इनको डीएनएस का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लियर है। चलिए हम अगला देखते हैं रिंगर लैक्टेट यानी आरएल। आरएल क्या होता है, रिंगर लैक्टेट क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या है, तो हम वही देखते हैं कि इट इज द मिक्सचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। ये जो मिक्सर होता है ये सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सोडियम लैक्टेट का ये मिक्सर होता है, जो इसको हम आरएल कहते हैं, है ना, कि यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सर होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। आज हम देखें तो यूज ऑफ द आरएल। आरएल का यूज हम किन कंडीशन में करते हैं, तो आरएल का जो यूज है वो हम डिहाइड्रेशन में करते हैं। डायरिया मतलब डिहाइड्रेशन में कोई पानी की मात्रा की कमी हो गई, फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बेलेंस हो जाते हैं हमारी बॉडी में, उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को आरएल का यूज करते हैं। ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के दौरान भी यदि ज्यादा ब्लीडिंग होती है ना, पेशेंट का बीपी लो जा रहा है, ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उस दौरान भी आरएल का यूज करते हैं। इसके बाद में कोई बर्निंग कंडीशन है, किसी पेशेंट को बर्न हो गया है, उस कंडीशन में भी हम होते हैं हमारे यूज ऑफ द आरएल। अब हम देखते हैं डोज ऑफ द आरएल। तो जो आरएल का डोज होता है वो 500 ml से 1000 ml 24 आवर में हम दे सकते हैं। इन एक एडल्ट पेशेंट के अंदर ये हम डोज दे सकते हैं। वैसे भी ये डोज जो होता है वो मैंने आपको बताया कि डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। जो भी पेशेंट की कंडीशन होती है, कंडीशन के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से हमारे फिजिशियन डोज का डिसीजन करते हैं। इसकी हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो हम अगला हमारा देखते हैं। अगला देखते हैं डेक्ट्रोज। डेक्ट्रोज क्या होता है, जिसको कि ग्लूकोज भी कहा जाता है डेक्ट्रोज को। ये डेक्ट्रोज का हम कंपोजिशन देखें तो ये हमें जो मिलता है वो D5 में मिलता है, D10 में मिलता है, D25 में भी ये अवेलेबल होता है। डेक्ट्रोज मीन्स ग्लूकोज।
तो जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, जो डेक्स्ट्रोज होता है, वो यदि हम D5 को देखें तो D5 में जो होता है वो हमारा 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml में होता है। यदि हम D10 की बात करें तो 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज एंड 100 ml। 25 डेक्स्ट्रोज 25% की बात करें तो 25 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml। जो 100 ml में 5 ग्राम, 10 ग्राम या 25 ग्राम की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। इसका यूजेज हम देखें तो डिहाइड्रेशन हो गया या फिर वीकनेस में होता है इसका जो यूज है, या फिर जो डिजीनेस है, चक्कर आते हैं किसी पेशेंट को तो हम डेक्स्ट्रोज चढ़ाते हैं उसको, जो कि D5, D10 और D25 के नाम से हम उसको जानते हैं, जो कि ग्लूकोज होता है। इसके बाद में हम इसको एक नोट बता दें कि जो शुगर के मरीज है उसको ये नहीं दिया जाता है, जो हमने DNS में भी पढ़ा था, क्योंकि डेक्स्ट्रोज। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं यूज ऑफ आरएल। आरएल का जो यूज है वो हम किन किन कंडीशन में आरएल का यूज करते हैं। पहला तो वही है डिहाइड्रेशन, है ना। डिहाइड्रेशन यानी जो डायरिया हो गया है किसी पेशेंट को, तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और जो वाटर बैलेंस की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में हम आरएल का यूज करते हैं। दूसरा हम देखें तो बर्निंग कंडीशन, यदि किसी पेशेंट को बर्न हो गया है तो भी हम आरएल फ्लूइड्स का यूज करते हैं, उसको आरएल की ड्रिप चढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हाइपोटेंशन में भी हम पेशेंट को आरएल फ्लूइड का यूज करते हैं। यदि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हम आरएल का यूज करते हैं। फिर ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के दौरान भी जब ज्यादा ब्लीडिंग होती है ना, तो ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो उसमें भी, उस कंडीशन में भी पेशेंट को आरएल फ्लूइड दिया जाता है। सर्जरी के पहले भी पेशेंट को दिया जाता है, इंट्रा ऑपरेटिव भी दिया जाता है और पोस्ट ऑपरेटिव भी आरएल का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम देखें तो जो सूटेबल फॉर द डायबिटिक, ये जो फ्लूइड्स होता है, जो आरएल होती है, जो रिंगर लेक्टेड होती है, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सूट करता है। डायबिटिक पेशेंट को भी हम दे सकते हैं। अब इसकी हम डोज की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो डोज होता है वो डिपेंडेंट ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज डिसाइड द फिजिशियन। जो हमारे फिजिशियन होते हैं वो पेशेंट की कंडीशन देखकर, पेशेंट की डिजीज को देखकर, बीमारी को देखकर वो डोज को निर्धारित करते हैं। लेकिन एक जो एडल्ट पेशेंट के अंदर जो लगभग जो मात्रा होना चाहिए वो 500 ml से 1000 ml तक हम लगभग 24 आवर्स में पेशेंट को आरएल डोज दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो हमारा आईवी फ्लूइड्स है वो है डेक्स्ट्रोज, है ना। डेक्स्ट्रोज को ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं हम, डेक्स्ट्रोज को ही ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज को ही डेक्स्ट्रोज कहते हैं। तो इसका हम कंपोजिशन देखें दोस्तों, तो इसका जो कंपोजिशन होता है वो हमें D5 के रूप में भी मिलता है, D10 भी मिलता है और D25 के रूप में भी ये हमको अवेलेबल होता है। अब हम D5 की बात करें तो D5 के अंदर जो होता है 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml। 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml में इसकी मात्रा होती है, जो कि हम इसकी बोतल की बात करें या उसकी ड्रिप की बात करें तो ये बोतल जो हमें मिलती है वो 500 में भी मिलती है ना, और 1 लीटर में भी हम देखते हैं डेक्स्ट्रोज को। तो D5 की जो है मात्रा, जो D5 होता है उसमें 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml। D10 यदि है तो 10 ग्राम मात्रा इन 100 ml। D25 है तो 25 ग्राम मात्रा इन 100 ml में इसका कंपोजिशन पाया जाता है। अब हम इसका डेक्स्ट्रोज का यूज देखें तो डेक्स्ट्रोज का जो यूज है वो डायरिया में किया जाता है। इसका यूज डायरिया और वोमिटिंग में किया जाता है, और यदि किसी पेशेंट को वीकनेस है, उसको कमजोरी है, उस कंडीशन में भी हम ग्लूकोज देते हैं पेशेंट को, डेक्स्ट्रोज चढ़ाया जाता है। तीसरा हम देखें तो जो डिजीनेस है, पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं पेशेंट को किसी, उसमें भी हम ग्लूकोज देते हैं, मतलब डेक्स्ट्रोज का हम यूज करते हैं, पेशेंट को डेक्स्ट्रोज चढ़ाते हैं, है ना। अब इसमें हम यदि सावधानी वाली बात देखें तो जो शुगर के मरीजों के लिए ये सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज पाया जाता है, तो हम शुगर के मरीजों में डेक्स्ट्रोज का यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके डोज की बात करें, डोज का हम बार बार बताते आ रहे हैं, तो इसका जो नॉर्मल डोज है वो एडल्ट पेशेंट में 2000 से 3000 ml 24 घंटे में हम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब चलिए हम अगला देखते हैं, हमारा मैनिटोल सॉल्यूशन। मैनिटोल सॉल्यूशन क्या होता है? मैनिटोल सॉल्यूशन का कंपोजिशन जो होता है वो 5 ग्राम सॉल्यूशन इन 100 ml। 100 ml में 5 ग्राम मैनिटोल होता है, और ये जो मैनिटोल होता है ये 5 ग्राम, 10 ग्राम और 25 ग्राम के कंपोजिशन में भी ये अवेलेबल होता है मैनिटोल। मैनिटोल का हम जो यूज देखें
तो मेनिटोल का जो सबसे बड़ा यूज है वो डायूरेटिक पेशेंट में हम इसका यूज करते हैं, डायूरेटिक कंडीशंस में हम यूज करते हैं। जो यूरिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी मेनिटोल दिया जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण इसका जो हम यूज देखें वो न्यूरो सर्जरी में जो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए भी मेनिटोल का यूज किया जाता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए भी यूज करते हैं। जो ब्रेन एडिमा है, जो ब्रेन की सूजन होती है, जो हमारे दिमाग की स्वेलिंग है, उसको भी कम करने के लिए मेनिटोल का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेनिटोल का जो यूज है वो हम देख रहे हैं कि एक तो हमारा डायूरेटिक में इंक्रीज ऑफ द यूरिन को बढ़ाने के लिए, ब्रेन एडिमा को कम करने के लिए, इंट्राक्रेनियल कोई प्रेशर है उसको कम करने के लिए, और जो हमारा इसका यूज हो गया। अब हम देखते हैं इसका डोज ऑफ द मेनिटोल। मेनिटोल का जो डोज है वो एक एडल्ट पेशेंट में डोज हम पहले ही बताया था कि फिजिशियन की डिसाइड करते हैं पेशेंट की कंडीशन एंड डिजीज देखकर। फिर भी जो मेनिटोल का जो डोज है वो एडल्ट पेशेंट में जो नॉर्मल मेनिटोल की जो रेंज होती है वो 5 ग्राम से 200 ग्राम 24 आवर्स में हम एडल्ट पेशेंट को दे सकते हैं, 100 ग्राम 24 आवर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नॉर्मल जो रेंज है उसकी हम 100 ग्राम 24 आवर्स में पेशेंट को दे सकते हैं मेनिटोल। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं हमारे आईवी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, है ना। आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज आप वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, और नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।